नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। स्कूल लेक्चरर जीके की अगली क्लास में भी आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 27 है, यानी कि अब अपन 30 क्लास तक पहुंचने वाले हैं और 30 क्लास तक एफर्ट बड़ा डाला गया है। इंडियन हिस्ट्री पूरी करवा दी गई है जीके में जो भी शामिल है, और राजस्थान की हिस्ट्री भी अब अपने आगे बढ़ रही है, जल्दी पूरी हो जाएगी। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो राणा सांगा और मुगल। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध पढ़ लिए, उसमें 3 चीजें थी, मेवाड़, रणथंबोर और जालोर। अच्छा, तीनों जगह आपाड़ा खाने वाला एक ही व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको ज्यादा याद रखना था। पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं राजपूत मुगल संबंध। राजपूत मुगल संबंध में आप लोगों के बढ़िया चीज है कि इसमें दे रखा है कि राणा सांगा पढ़ना है, महाराणा प्रताप पढ़ना है, राज सिंह पढ़ना है, सारे दे रखे हैं नाम। ठीक है, मैं आपको एक एक बड़े व्यवस्थित तरीके से करवा दूंगा। राणा सांगा को अपन पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि राणा सांगा के मुगलों के साथ में जो संबंध है, यानी मुगलों के इर्द गिर्द की घटनाएं पढ़नी है। राणा सांगा को पूरा नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो राजपूत मुगल संबंध के अंतर्गत राणा सांगा पढ़ना है, लेकिन अपन थोड़ा सा जीवन परिचय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई चिंता आपको नहीं करनी है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। हाँ, क्लास जो है थोड़ी सी शेयर वेयर करते रहो, और ये लाल बटन जो साइड में दे रखा है यहाँ नीचे, उसको थोड़ा सा आप प्रेस कर दें यदि नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्लास की तरफ। देखो, वीर जितने हुए राजस्थान में, उनमें से सांगा की एक अलग ही छवि है। 80 घाव, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, उसके बाद भी योद्धा ऐसा जो मरने पर मृत्यु सामने खड़ी है फिर भी कि मुझे युद्ध लड़ना है, वो राणा सांगा है। राणा संग्राम सिंह नाम था, लेकिन राणा सांगा के नाम से जाना गया। देखो, ये यहां पे देख पा रहे हो, एक हाथ नहीं है, एक पैर भी कट चुका था, एक आंख नहीं थी, और फिर भी जो युद्ध लड़ने को कहे वह राणा सांगा है। ये फोटो जो आपको देख रहे हो, ये भी राणा सांगा का ही है। ये करमचंद पवार के, वहां श्रीनगर का करमचंद पवार था, श्रीनगर जम्मू वाला नहीं, अजमेर वाला। वहां पे ये क्यों फन फैलाया था, ये मैंने सांगा एक बार विस्तृत तरीके से पढ़ाया था, तब बताया था। थोड़ी सी आपको यहाँ पे मैं हिंट दे दूंगा अभी। ठीक है, चलिए सबसे पहले थोड़ा सा परिचय अपन लेकर चलें राणा सांगा का जन्म। ठीक है, जन्म हुआ राणा सांगा का 1482 के अंदर। ठीक है, और मृत्यु जो हुई है वो 1528 के अंदर हुई। अच्छा, एक बार मृत्यु की डेट भी पूछ ली गई, तो डेट पूछते हैं तो ध्यान रखना कि 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। पिता इनके जो थे वो रायमल थे, माता थी रतन कंवर। ठीक है, राज्याभिषेक जो हुआ है इनका वो 1509 में हुआ है, और समकालीन मुगल शासक जो था वो बाबर था। ठीक, यहां तक ये बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो 1509 के अंदर जो राज्याभिषेक होता है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको लेकर जाता हूं कि राज्याभिषेक के अंदर थोड़ी सी स्टोरी, ज्यादा नहीं अपन, थोड़ी सी, क्योंकि राणा सांगा है ना, भाग्यशाली भी था, और राणा सांगा खुद को जो है भाग्यशाली नहीं भी समझता था। अच्छा, राणा सांगा के बड़े भाई में पृथ्वीराज उडाना, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया वो थे। ठीक है, एक जयमल था, एक राज सिंह था, और एक रायमल के भी चाचा सारंगदेव थे। ये सारे के सारे शासक बनना चाहते थे कि मेवाड़ का शासक मैं बनूं, मेवाड़ का शासक मैं बनूं, सारे के सारे। अब जब बहुत जने एक ही चीज को पाना चाहे तो या तो लॉटरी सिस्टम कर दो, और लॉटरी सिस्टम नहीं है तो मुझे मारवाड़ी में क्या बूझ कराओ। बूझ कराने में मतलब है या तो कोई ज्योतिष को या कोई पंडित को या उसको बताओ। तो ये भी इधर उधर घूमे थे, देवल चारनी के पास, भीमल गांव की चारनी के पास भी गए थे वगैरह, स्टोरी चली। जोग जितने थे राणा सांगा के ही थे शासक बनने के, और जैसे ही कहते कि राणा सांगा शासक बनेगा कि पृथ्वीराज इधर से ऊपर पड़ता, इधर से दूसरे ऊपर, राणा सांगा जो है जीव लेके भागता बेचारा कि अरे यार मेरे को मार देंगे। राणा सांगा तो कहता मेरे को शासन चाहिए ही नहीं रे, मेरे को मार देंगे ये तो साला ज्योतिष ही पागल है जो कि राणा सांगा शासक बनेगा, इसके जो है सितारे बन रहे, इसके बन रहे। अरे मेरे बनना ही नहीं, मेरे को जीने दो। ये यहां से भागते भागते अजमेर के करमचंद पवार के पास में पहुंच गया। करमचंद पवार जो है उस समय लूटपाट वगैरह करता था और ऐसे। ठीक है, वहां इसके यहाँ पे जाके बताया नहीं कि मैं राजकुमार हूं, नौकरी वोकरी मांगी, रख दी। जब ये एक बार सो रहा था तो नाग ने इसके ऊपर जो है एक तीतर धूप आती है, आपको पता है, जिसमें से थोड़ी थोड़ी किरणें आती है, वो आ रही थी, तो नाग ने छाया की हुई थी।
एक सुकुन शास्त्री यहां से निकल रहे थे, ये यहाँ पे बताया, इन्होंने देखा कि ये सिर्फ उसके ऊपर होता है, या तो ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। और ये सांगा नींद में जब उठा के देखा, यहाँ तलवार किसने रखी हुई, अरे यार मैं तो पृथ्वीराज से उससे तो बहुत दूर आ गया, फिर भी तलवार किसने रखी हुई। देखा कि करमचंद ही बैठा है पास में। करमचंद के बता तू कौन है, तो मैं बताऊंगा, पहले तलवार तो हटाओ। फिर इसने बताया तो कि या तो मेरी बेटी से शादी कर या फिर मैं मारूंगा, तो कि बेटी से शादी करने में फायदा है। ये सारी स्टोरी मतलब राज्याभिषेक से पहले की चली है। बाद में वो वहीं पे सारे मर खप गए और बाद में राणा सांगा को वापस बुलाकर राजा बनाया गया। ठीक है, चलिए बाद में कभी और डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन आते हैं राजपूत मुगल संबंध के अंदर राणा सांगा और बाबर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राणा सांगा की प्रमुख उपाधियां जरूर ध्यान में रखनी है आपको, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। इन्हें हिंदूपत कहा जाता है। हिंदूपत इसलिए कहा जाता है कि मतलब 16वीं शताब्दी का यह अंतिम राजा हुआ जिसके अंतर्गत, जिसके एक छत्र के अधीन राजस्थान के सभी राजपूत शासक लड़े थे, तो इसलिए हिंदूपत कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 80-80 गांव लग गए, फिर भी एक निडर सैनिक की तरह, एक निडर सिपाही की तरह लड़ते रहे, तो सैनिकों का भग्नावशेष या सिपाही का अंश कह दिया गया इन्हें। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया। अब इन उपाधियों को क्यों दिया गया है ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ठीक है, और क्यों कहा गया ये नहीं पूछते हैं, पूछते सीधा है कि क्या है। ठीक, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। राणा सांगा के समकालीन मुगल शासक कौन था? बाबर था। अच्छा, समकालीन शासक ही पूछते सिर्फ तो फिर सिकंदर लोदी भी था, इब्राहिम लोदी भी था, लेकिन यहां पे मुगल पूछे ना तो बाबर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। राणा सांगा द्वारा मुगलों के साथ लड़े गए युद्ध, एक तो बयाना का युद्ध और बैक टू बैक खानवा का युद्ध। अब इससे पहले आपको कब्जी बता दिया था, ठीक है ना, खातोली बाड़ी और गागरोन, वो फिर सल्तनत काल वाले टाइम पीरियड में थे, 17, 18, 19 में। वो मुगलों के साथ संबंध वाले में नहीं पढ़ सकते। अब यहां पे ये चीज क्लियर कर देना कि मुगलों के साथ संबंध में पूछेंगे तो दो युद्ध आपको मुख्य तौर पे ध्यान में रखने, एक बयाना और एक खानवा, बैक टू बैक हुए हैं। ठीक है, एक फरवरी में और एक मार्च में। अच्छा, सबसे ज्यादा चांसेस जो रहते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम कई बार गलत कर देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो हमें सीधा ही बार करता है एग्जाम से। ठीक है, यहां पे बयाना का युद्ध की जो डेट है वो 16 फरवरी 1527 है, और खानवा के युद्ध की जो डेट है वो 17 मार्च 1527 है। देखो यहां पे एक महीना प्लस करना है, सिर्फ आपको प्लस एक महीना करना है, यहां पे भी प्लस एक तारीख करनी है। 16 और 1 17 फरवरी, और एक महीना जोड़ दिया तो मार्च, यहां 1527 ऐसे का ऐसे आएगा। तो यहां पे कोई आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गई डेट की बात। अब बयाना का युद्ध, ठीक है, बयाना के युद्ध में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बाबर की जो सेना थी ना वो किसके नेतृत्व में थी? कौन सी? बाबर की। बाबर की जो सेना थी वो मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में थी। मेहंदी ख्वाजा पूछा जा सकता है आने वाले समय, मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में थी। अब बयाना देखो, खानवा को जीतना है तो पहले बयाना को जीतना पड़ेगा। ये बयाना को इन्होंने, यहां पे बयाना पर इन्होंने आक्रमण किया। अब बयाना के अंदर राजपूत जितने भी थे ना भाई साहब, क्या जबरदस्त तरीके से लड़े हैं, गाजर मूली की तरह इनको काटा है। और यहां से जो मुगल सैनिकों में डर बैठा है वो खानवा के युद्ध से पहले बहुत बड़ा माहौल बना दिया कि ये यहाँ पे भाई राजपूतों से, यहाँ के ये राणा सांगा और इनके सैनिकों से लड़ना अपने बस की बात नहीं है, यहां से भागते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भूत देख लिया हो ऐसे भागे हैं यहां से सैनिक, यहां से भाग के गए सीधे बाबर के पास में। बाबर वहां जो है खानवा के युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि बयाना और खानवा इन दोनों के अंदर, ये बयाना जो है वो भरतपुर के अंदर है। कहां है? भरतपुर के अंदर, जो नील के लिए जाना जाता है, समुद्रगुप्त द्वारा जो विजय स्तंभ है वो है। तो इन दोनों में से ये जो है भरतपुर के अंदर है, और ये खानवा जो है वो भरतपुर के, वो भी भरतपुर के अंदर है। अब लगेगा ऐसा कि जैसे बयाना जो है सर बता रहे वो भरतपुर के अंदर और खानवा कहीं और बता देंगे, नहीं, दोनों भरतपुर के अंदर है। बताने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से ले रहा हूं ताकि आपको पूछे तो गलत नहीं करो। ये वर्तमान में रूपावास तहसील के पास में पड़ता है खानवा। ठीक है ना, दोनों ही भरतपुर में ही है। ठीक है, अब स्टोरी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं।
अब ये बयाना के युद्ध के बाद में यहां से सैनिक जो है वो भागते हैं कहां, खानवा के युद्ध के पहले बाबर के पास वापस सारे के सारे, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रहार बयाना के युद्ध में हुआ और इन्होंने जो कब्जा किया था बयाना के युद्ध में उस पर वापस अधिकार कर लिया राजपूत इन्होंने, ठीक है। अब ये वहां से भागे। इधर पीछे जो है ये अपने क्या कहते हैं, राणा सांगा जो है पाती पेरवन के तहत सभी जो है राजस्थान के जितने भी राजा थे, बड़े बड़े राजपूत शासक जितने भी थे, उनको एक छत्र के नीचे लड़ने के लिए मना लेता है। तो राणा सांगा के पास में सेना बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। लगभग बताते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि 80,000 की सेना थी, कई कहते हैं कि 1 लाख की सेना थी, कई कहते हैं 1 लाख तो केवल सवार थे और भी अलग अलग पैदल सैनिक वगैरह अलग थे। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग चीजें लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज रणनीति चल रही थी, वहां पे बाबर की तो हालत खराब कर दी इन सैनिकों ने जाकर। अच्छा, इन्होंने मना कर दिया, मुगल सैनिकों ने जाकर मना ही कर दिया कि भैया हम तो लड़ने वाले नहीं है। भाई बाबर के हुआ क्या भाई, युद्ध के नियमों के हिसाब से लड़ा जाता है, बराबर वालों से लड़ा जाता है। अपने तो तलवार उठाते नहीं, जितने में वो 4 जनों को काट लेते हैं, जैसे को गाजर मूली काटने बैठे। तो क्या ऐसा नहीं है, हम जीतेंगे? अरे जीतेंगे क्या, खाक जीतेंगे? नहीं जीत सकते हम उनसे, तो हम तो क्या नहीं लड़ेंगे? बाबर के लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, मैं जो है घोषणा करता हूं कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा यदि अपन ये युद्ध लड़ते हैं, जीतते हैं तो। सैनिक के भले तू दारू पीनो छोड़े, भले तू मीट खानो छोड़े, मेरे के फर्क पड़ना है, मैं लड़वा जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, बाद में लारे कौन देखियो कि तू शराब पीवे कि नहीं पीवे, तू दारू पीवे कि नहीं पीवे। तो तू दारू छोड़, भले की छोड़, तू भले देश छोड़, हम नहीं लड़ेंगे। तो कि मैं मुसलमानों पे लगने वाला तमगा कर हटा दूंगा। कुछ सैनिक कहते हैं भैया तमगा कर हटाना नहीं हटाना बात की बात है, कर तो हम तब देंगे जब हम जिंदा बचेंगे। हम तो यहाँ बचने की कोई संभावना ही नहीं बची है, हम बचेंगे ही नहीं, तो कर कौन देगा तेरे को, मत कर। फिर बाबर जो है ये अपने क्या कहते हैं, सोने चांदी के बर्तन, अब पहले कोई कांच की गिलास थी नहीं के दारू उसमें पिए, सोने चांदी के बर्तन थे, तो उनको तुड़वा के गरीबों में बंटवा देता है कि मैं चांदी का सिक्का बांटूंगा वगैरह, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन कोई दाल नहीं गली बाबर की। अच्छा भाई साहब, एक व्यक्ति ने और दर्द डाल दिया जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। ज्योतिष था ये, एक नाम शरीफ था, लेकिन शराफत के काम नहीं किए बाबर के लिए नहीं। इन्होंने कहा कि पश्चिम का तारा आज तय, पूर्व में ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बाबर के तो यहां पे निश्चित हार लिखी हुई है कि तारे ये बता रहे हैं, ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि यहां पे इसके जो है पूरी पक्की हार है। अब सैनिक और क्या ले, मैं कहो ना बे खरा गणा ठोके और हार पक्की है अपनी। अब बाबर के इनको मनाओ तो मनाओ कैसे, लास्ट में एक ही चीज, और वो चीज जब कह दे जितने भी मुस्लिम सिपाही और जितने भी इस्लाम से संबंधित सिपाही थे उनके लिए कह दे, तो फिर वो उसके बाद में पीछे नहीं हट सकते। इसने यहां पे बाबर ने क्या किया, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। और जिहाद किसे कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है धर्म युद्ध को। क्या कहा जाता है कि धर्म युद्ध को। अब इसने कह दिया कि ये तो ऊपर वाले का आदेश है और वो काफिर है, हम जिहाद घोषित करते हैं और या तो हम जीतेंगे या फिर हम मरेंगे, ये कह दिया। और फिर यहां पे इसकी कसम खिलवाई। उसके बाद में जो है सैनिक फिर क्या, अब यार अपने हाथ में कुछ नहीं बचा, अब तो ठीक है चलो मर जाएंगे या जो भी होगा देखा जाएगा। तब जाकर जो है ये यहां पे युद्ध करने के लिए राजी होते हैं। ये बयाना और खानवा के युद्ध के बीच की स्टोरी है कि राजी कैसे हुए। अब बात करते हैं कि इनमें आखिर में संघर्ष क्यों हुआ। ये चीज तो है, लेकिन संघर्ष होने का कारण क्या था, डायरेक्ट नहीं भिड़े हैं, लेकिन भिड़ना तो था ही। क्योंकि देखो, दो शक्तिशाली लोग यदि एक ही जगह रहेंगे तो तकरार होगा, तो या तो किसी न किसी को अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी या फिर युद्ध होगा। यहां पे वही बात थी मैन। तो क्या है, राणा सांगा और बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। भाई राणा सांगा भी यदि रहता है तो वो भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करेगा, दिल्ली की तरफ नजरें रहेगी। और बाबर है तो बाबर को हमेशा डर रहेगा कि भाई यहां से ये कभी भी दिल्ली पे आक्रमण करें तो हम इनको अपने अधीन लें। तो महत्वाकांक्षी होना यह है। बाबर का राणा सांगा पर पानीपत के युद्ध के समय सहायता न करने का आरोप लगाना। अब यहां पे था ऐसा कि बुलाया वैसे बाबर को दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी उन्होंने था। इब्राहिम लोधी से पानीपत का युद्ध लड़ा। अब आखिर में तकरार तो होनी थी। बाबर ये कहता है कि मुझे राणा सांगा ने इनवाइट किया
बुलाया कि आप जो है इसको हराओ और फिर दिल्ली तक आप रह लेना, मैं इधर तक रह जाऊंगा, आगरा तक हमारी सीमा, और आप दिल्ली दिल्ली राज करना। बाबर भी अपने जो है अपने यहाँ के राजपूत कालीन जो इतिहासकार है वो भी इस बात को मानते हैं, लिखते भी हैं कि ये पत्र व्यवहार इनके बीच में पहले हुआ था। सलेदी तंवर के माध्यम से ये पत्र व्यवहार हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि बाबर ने सहायता मांगी थी और ये बात उल्लेख की थी और राणा सांगा को लगा भी था कि सहायता कर देंगे या ऐसा होगा, लेकिन बाद में सामंतों ने मना कर दिया था, ये कह के कि क्यों सांप को दूध पिलाकर पालना है, ये कहकर मना कर दिया। तो राणा सांगा ने फिर मदद नहीं की। तो इसमें ये बताते हैं कि बाबर ने इस पे अपने क्या कहते हैं कि प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाकर फिर बाद में इनके बीच में युद्ध हुआ। ये थोड़ी सी स्टोरी है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ जैसे शक्तिशाली राज्य का दिल्ली के पास होना हमेशा ही खतरा होता, दिल्ली के लिए तो युद्ध होना था। और मेवाड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व तो है ही, क्योंकि गुजरात अगर जाना है तो बीच में ये चीजें पड़ती है। ये थे कारण। अब आते हैं अपन खानवा युद्ध के ऊपर, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको एक शब्द बताया था, पाती पेरवन, ठीक है। पाती पेरवन के तहत जो शामिल हुए ये आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन कहां से शामिल हुए थे। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि हसन खां मेवाती था एक तो। अब ये हसन खां मेवाती जो था ना वो इनका सेनापति था हरावल का, ये ध्यान रख लेना। देखो सांप्रदायिक सद्भावना, भले ही मुस्लिम और राजपूत शासक भिड़ रहे हैं, लेकिन कई मुस्लिम सिपाही यहां राजपूत सेना के साथ में इनकी तरफ से लड़े हैं और कई राजपूत सिपाही इनकी तरफ से यहां से भी लड़े हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना हमेशा पेश की है। यहाँ पे हसन खां मेवाती है, हल्दीघाटी युद्ध में हाकिम खां सूरी है जो अपने यहां से नेतृत्व किया है सेना का, महमूद लोधी, ठीक है। मारवाड़ की तरफ से राव गांगा और इसका पुत्र मालदेव, बीकानेर का राव जैतसी और कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज कछवा, ईडर का बारमल, रायसीन का सलेदी तंवर जिसने ये इस युद्ध में मतलब गद्दारी की थी यहां से, ठीक है ना, सिरोही का अखेराज और चंदेरी का मैदिनी राय, शलुम्बर का रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, जगनेर का अशोक परमार। जगनेर का जो अशोक परमार है इन्हें विजोलिया की जागीर दी गई थी बाद में, ठीक है। और ये अशोक परमार जो जगनेर का अशोक परमार है यही बाद में ने सांगा की छतरी भी बनाता है, ठीक है ना, मांडलगढ़ में। अब देखो खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया, स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब जैसे ही युद्ध भूमि में आ जाते हैं सब, ठीक है, युद्ध भूमि में आते, सेना बहुत बड़ी थी राजपूतों के पास में, राणा सांगा के पास में, सेना छोटी थी बाबर के पास में, लेकिन बाबर ने बुद्धि से काम लिया। बाबर के पास में क्या बेनिफिट थे? बाबर के पास में बेनिफिट थे, एक तो तोप खाना, ठीक है, तोप खाना। एक बेनिफिट था बंदूकें, यानी कि बारूद भी कह सकते हो आप, ठीक है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट था तुलुगमा पद्धति जो पानीपत के युद्ध से आई। लेकिन यहां पे इस तुलुगमा पद्धति में खानवा के अंदर एक चीज अलग की उसने। अब तुलुगमा पद्धति क्या थी वो भी मैं बताता हूं आपको, यहीं पे बता देता हूं। तुलुगमा पद्धति में क्या होती थी कि जैसे यहां पे एक सेना है, ठीक है, एक सेना तो यहां पे है जो मान लो कि राणा सांगा की सेना है। अब यहां पे सेना है किसकी? बाबर की सेना है। अब इस सेना में क्या होता था, कुछ सेना जो ऐसे लगा दी जाती थी इस तरफ और कुछ सेना जो है ऐसे लगा दी जाती थी इस तरफ, यानी कि वो बाहुबली के अंदर कहते हैं ना ऐसे, यहां ऐसे, इधर इधर और इधर। अब वो इशारे उनके हाथ से ही वो, ठीक है ना, यूं झटका दे हुए हैं। और बिंग बाद में मतलब आधी सेना इधर से आधी इधर से, कुल मिला के चारों तरफ से घेर लिया जाता था। इसके अंदर मेन चीज ये रहती थी, कुछ सेना रिजर्व रहती थी। रिजर्व का मतलब क्या है? पूरी सेना लड़ रही है, सारी की सारी एक साथ थकती है। कुछ सेना रिजर्व रहती है ना, वो थकी हुई सेना पे बहुत क्रूर प्रहार कर सकती है। ये इसके अंदर तुलुगमा पद्धति में बेनिफिट रहता था। अच्छा, इसके अलावा इसने क्या बदलाव किया था राणा सांगा ने? यहां पे राणा सांगा ने क्या बदलाव किया कि जैसे छकड़ियां होती थी ना, तोप खाने होते, जो तोपें होती थी ना, उन तोपों में पानीपत के युद्ध में और खानवा के युद्ध में थोड़ा परिवर्तन किया था। पानीपत के युद्ध में तोपों के जो पहिए होते थे उन्हें पशुओं के खाल से बांधा जाता था, ठीक है ना। जैसे तोपें सारी की सारी जो है एक लाइन में लगी हुई है यहां पे, इनको जो है बांधा जाता था
पशुओं के खाल से, चमड़े से। खानवा के युद्ध में इनको जंजीरों से बांधा गया। ये अंतर था। यहां पे क्या हुआ, इन तोपों को जैसे बांधते थे ना, तो जैसे प्रहार करते थे तो पीछे जाती थी, तो उनको संभालने में और फिर वापस जो है मैनेजमेंट में थोड़ा समय लगता। जंजीरों से बांधने से इनको एक बेनिफिट यहां पे भी हो गया। फिर तुलुगमा पद्धति बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हुई, जिसमें और राजपूत सिपाही जो थे बंदूकों का और तोपों का प्रहार झेल नहीं पाए। इनके पास में हाथी घोड़े वगैरह तो खूब थे, लेकिन गोला बारूद के सामने ये इतना झेल नहीं पाते। तो यहां पे दिमाग से काम लिया था राणा सांगा ने, और नई तकनीकों से काम लिया। और टेक्निक्स के आगे देखो, बुद्धि के आगे ताकत कितनी भी हो तो बुद्धि जीतती है। ये चीजें हैं जो छोटी छोटी बारीकियां हैं। मैं आपको यहाँ पे खानवा के युद्ध की पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा कि तलवारें चली चपाचप, भाले चले गपागप, लोई बहा लपालप, वो तो मतलब है कौन थे सब हुणी उड़ा थे ना। यूट्यूब में सारी स्टोरी सारी सुनी हुई है। मैं आपको चीजें वो बता रहा हूं जो आप यदि डेस्क्रिप्टिव भी आरएस भी देने जाओ तो आप लिख सको इस चीज को कि ये ऐसे हुआ था, इस कारण यहाँ पे विजय के ये पक्ष रहे थे, और आप हाँ ये चीज आपको ध्यान रहेगी। चलिए, खानवा के प्रथम प्रहार में राजपूतों का मतलब भारी रहा, लेकिन बाद में बंदूकों और तोपखानों के आगे राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। अब इस चीज को समझना, एक व्यक्ति है जिसने लिखा है, जिसका नाम था एल्फिंस्टन। क्या नाम था? एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ये चीज कहता भी है कि पहले प्रहार के बाद, जो पहला प्रहार था ना, बहुत तगड़ा प्रहार किया था इन्होंने, जब वो संभल भी नहीं पाए थे, तोप खाने तुलुगमा खुद संभल नहीं पाए थे। पहले प्रहार के बाद तुरंत पीछे का पीछे उन्होंने दबाव बना के रखा होता तो राजपूत जीत जाते, लेकिन दबाव बना के नहीं रखा। अपनी एक सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि थोड़ा प्रहार होता ना, हर्षोल्लास में ज्यादा जल्दी आ जाए, अपा जीत गए क्या वो तेरे बस क्या बकरी डिब्बे, यहाँ करंट उग जा, यूं नहीं कि पहला बिन पूरा हरा दा बिंग बाद में ही करा। तो ये थोड़ा सा एक अपना कमजोर पक्ष रहा था। अच्छा, मैं जब भी युद्ध बढ़ाता हूं ना, मैं अपना और उनका ये कहता हूं। अब अपना यानी कि राणा सांगा तो अपना था ना, महाराणा प्रताप अपना था, तो यहां पे वो अपने आप वो चीज निकलती है कि अपना। अब जैसे अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को पढ़ाते तो वहां पे भी मैं कहता हूं अपना, क्योंकि अब एक फेवर हो जाता है। बाबर को तो कैसे कहते हैं अपना, वो तो विदेशी आक्रांता था, ठीक है। तो यहाँ राणा सांगा तो अपना था ना, इसलिए इस चीज को कहना पड़ता है, और कहना नहीं पड़ता, ये अपने आप अंदर से निकलता है, ठीक है ना। मेवाड़ जैसा राजवंश पूरे विश्व में एक अनोखा अलग ही राजवंश, मेवाड़ की तो कोई होड़ ही नहीं हो सकती। तो यहां पे फिर क्या हुआ, बाद में इनके पैर उखड़ने लगे। क्यों? अगला प्रहार फिर तोपें, बंदूकें और तुलुगमा, ये चीजें जो है यहां पे अपनी कमर तोड़ देती है, फिर चाहे कितनी भी सेना हो। इसी दरमियान एक तीर आकर लगता है राणा सांगा के सिर में। सिर में लिखते ही मूर्छा यानी कि मूर्छित अवस्था में होने को आते हैं। फिर यहाँ पे हड़वद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने जो है राजकीय चिन्ह धारण किए, और राणा सांगा को अखेराज सिरोही और मालदेव ये जो है युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं सुरक्षित, कि आपका बचना जो है वो जरूरी है। बसवा दौसा में ले जाके इलाज करवाया जाता है, ठीक है। बसवा दौसा में इलाज करवाते, चबूतरा या स्मारक वो भी वहीं बना हुआ है। ये सारी चीजें देखो, घायल होने पर सिरोही के अखेराज सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकालते हैं झाला अज्जा, ठीक है। काठियावाड़ हलवद के झाला अज्जा ने सांगा के राजकीय चिन्ह धारण किए और युद्ध को जारी रखा, लेकिन वो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र हो गई थी, क्योंकि देखो फिर बाद में कंडीशन आप लोगों को मैंने बताई दी है, ये चीजें यहां रही। इसके अलावा अब मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। अब देखो क्या हुआ कि युद्ध भूमि से बाहर आने पर जैसे ही सांगा को होश आया, सांगा सीधा पूछता है युद्ध का परिणाम क्या हुआ। सामंत कोई जवाब नहीं देते। फिर पूछता है अरे मैं पूछ रहा हूं युद्ध का परिणाम क्या हुआ। सामंत पता है कि अपन हार चुके हैं, युद्ध जवाब नहीं देते। समझ जाता है सांगा। सांगा सीधे क्या, मेरी तलवार लाओ, भाला लाओ, ये लाओ, वापस से लड़ेंगे और अपना राज्य जो है वापस लेंगे। यहां पे बहुत ही मारकाट हो चुकी थी, किसी भी कंडीशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि लड़ा जाए वापस, और वापस लड़ते हैं तो फिर वापस कभी उठ के खड़े नहीं हो सकते, ये कंडीशन थी। तो कुछ सामंत जो इस चीज को समझते थे उन्होंने समझाया राणा सांगा को कि सांगा जी ये लड़ने की स्थिति नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर भी नहीं समझने पर बार बार युद्ध की जिद करने पर कुछ सामंत थे, उन्होंने सोचा कि अब यदि तो या तो इन्हें विष दे दिया जाए तो मेवाड़ की भलाई है, या फिर अपने कोई वापस उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे।
फिर कालपी के अंदर, जो वर्तमान यूपी में पड़ता है, कालपी में इन्हें जहर दे दिया गया। ध्यान रखना, कालपी में जहर दिया गया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ विशेष तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, खूब ज्यादा प्रश्न बनते हैं इनसे, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें से एक राणा सांगा का जो स्मारक है बसवा दौसा में है, और बसवा दौसा में ही राणा सांगा का इलाज करवाया था, ठीक है ना। घायल अवस्था में जब इन्हें बाहर ले जाया गया तो यहीं पे इनका इलाज करवाया था, ये भी पूछते हैं, ठीक है। राणा सांगा को सामंतों ने विष कहां दिया? कालपी में दिया, जो वर्तमान में यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां हुआ? मांडलगढ़ के अंदर हुआ, जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर। और राणा सांगा की छतरी भी कहां बनी हुई है? जहां अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे। और इस छतरी को जो है या तो छतरी पूछ लेंगे या आपको समाधि पूछ लेंगे, ठीक है। तो जो भी पूछे उससे प्रश्न होगा। और ये राणा सांगा का चबूतरा है, जो कहां? बसवा दौसा के अंदर है, बसवा दौसा में। ये चीजें सीधी सीधी फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे के सारे फैक्ट आपके पास में व्यवस्थित तरीके से पहुंचे, साथ ही जितनी जरूरत थी उतनी स्टोरी भी बताइए। अच्छा, मैं पूरा ही 1 घंटा 1.5 घंटा यदि वो उसमें नहीं ले सकता, क्योंकि आप कंपटीशन के दौर में हो, आप सिर्फ मजे लेने के लिए पढ़ नहीं रहे हो, और सिर्फ मजे लेने हो तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है फैक्ट के साथ में, यानी कि समय को बचाते हुए व्यवस्थित तरीके से जो चीज चाहिए वो चीज मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, और नियमित हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए प्रयास कर रही है। बस आप लोगों से सपोर्ट के लिए कभी कभी आपसे कह देते हैं कि क्लासेस को शेयर किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लिया करें। और बाकी आप लोगों के लिए अभ्यास सत्र चला रखें, जीजीडी ऐप पर जाकर अपने जरूरत के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।